मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में कल आलेख की प्रकृति और हल की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उसका हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिया था और साथ ही साथ यह वर्क दिया गया था कि इससे संबंधित जो भी टर्म कल के क्लास में हमने दिया है उनको आप लोग अच्छे से याद करके आओगे। तो खैर, आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और समीकरण के हल की प्रकृति पर आधारित कुछ और सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो आपको सवाल के अंतर्गत कंडीशन दिया रहेगा और उस कंडीशन से आपको कोई न कोई वेरिएबल्स का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के सवाल पर। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, अच्छे से समझिएगा। पढ़ता हूं मैं सवाल को। पहला सवाल है, m के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे? कौन से हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और आपको ये दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हमेशा जब भी आपको कोई मान निकालने के लिए कहेगा तो कुछ न कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक कंडीशन था कोई हल नहीं, एक कंडीशन था अनंत हल और एक कंडीशन अद्वितीय हल। तो मान लिया जाए अद्वितीय हल से संबंधित मैं ये सवाल आपको दे रहा हूं, अद्वितीय हल होंगे। आपको कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन में लिखना है अद्वितीय हल होने का शर्त जो यहाँ पूछेगा। तो अद्वितीय हल यहाँ पूछ रहा है, तो अद्वितीय हल होने का शर्त। तो आपको कल चार्ट लिखाए थे, उसमें हमको आपको याद करने के लिए बोला गया था। तो ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 ये x का गुणांक होता है। देखो x का गुणांक है 2 3, तो 2/3। और b1 b2 ये y का गुणांक होता है m और -5, तो m/-5। और ये बराबर नहीं है तो ये दीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जब इस तरह के सवाल बनाते हैं शुरू में तो एक दो लाइन चलते हैं इस नॉट इक्वल, उसके बाद इस लाइन पे आ जाते हैं, तो उसके कारण उसका कुछ न कुछ मार्क्स कट जाता है। इसलिए इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 3m इक्वल टू नॉट इक्वल टू -10, m बराबर ये 3 उधर भाग हो गया -10/3। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। चलिए अब इसी टाइप का एक दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे? ठीक है, कोई हल नहीं होंगे। ये आपका दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 समीकरण 2। तो आपको जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें ये लिखना है कि यहाँ पर शर्त क्या दिया गया है। शर्त दिया है कोई हल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं होने का शर्त। ठीक है, तो ये होता है 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 ये x का गुणांक, देखो x का गुणांक 4 और 2 है, तो हमने 4/2 लिखा। फिर b1 b2 y का गुणांक 3p और 6 है, 3p/6 लिखा। और तीसरा c1/c2 नॉट इक्वल है, ये 11/12 है, 11/12 लिखा। ठीक, उसके बाद जब 3 पार्ट रहेंगे, मतलब एक बराबर एक नॉट बराबर या फिर ये दोनों बराबर इस तरह से रहते हैं, तो उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। क्या करते हैं? 2 पार्ट में बांट देते हैं, जस्ट लाइक वज्र गुणन में जो करते थे लास्ट में, उसी तरह से। तो 2 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट हो गया शुरू वाला दोनों 4/2 इक्वल टू 3p/6 और एक पार्ट हो गया लास्ट वाला दोनों। ठीक, अब इसको सॉल्व किए, कोना कोनी गुना, 3 दूनी 6p इक्वल टू 24, 6 चौक 24, 4 बार में कट गया, p का मान 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 36p नॉट इक्वल टू 66, p नॉट इक्वल टू 66/36, 11 बार में 6 बार में, तो नॉट इक्वल टू 11/6। हम लोग मान यहाँ पर 2 तरीके से p का निकालेंगे, एक इक्वल वाला और एक नॉट इक्वल वाला। लेकिन आपको जो रिजल्ट लिखना है वो इक्वल वाला लिखना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं सिर्फ यहाँ क्लियर करूंगा, उसको मैं ज्यादा उस पर मैं एक एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आप समझ जाना। अब जैसे
कोई हल नहीं रहता है तो उसमें जो इक्वल रहता है वो आंसर हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा भी रहेगा कि P के किस मान के लिए समीकरण निकाय असंगत होंगे, ठीक है। तो असंगत या कोई हल नहीं, एक ही बात है। तो उसमें भी आप लोग यहाँ लिखेगा असंगत होने का शर्त, उसके बाद सब कुछ आप वही कीजिएगा। लेकिन इसमें जो है असंगत की स्थिति में आपको आंसर जो है वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी असंगत रहेगा तो, लेकिन कोई हल नहीं रहेगा तो मान आपको निकालना दोनों है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ इक्वल वाला लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका दो कंडीशन पर आधारित सवाल, एक अद्वितीय हल पर और एक कोई हल नहीं पर, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अनंत हल पर आधारित सवाल। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। m के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। 3x जो 2my इक्वल टू 8, 6x प्लस 8y इक्वल टू 16, जैसे ये सवाल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ लिखना है, ये अनंत हल वाला बात है, तो यहां आप लिखेंगे अनंत हल होने का शर्त, अनंत हल होने का शर्त, ठीक है। तो ये लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। मान बैठा दो भाई, 3 बटे 6, 2m बटे 8 और ये 8 बटे 16, ये हाफ, ये 2 चौका 8, ये हो गया 1 बटे 2 बराबर m बटे 4 बराबर 1 बटे 2। अब क्या देख रहे हो कि 2 बार नहीं कर दिया। आप देख रहे हो ये भी 1 बटे 2 है, ये 1 बटे 2 है और ये m बटे 4 है। तो m बटे 4 को या तो 1 बटे 2 ई वाला करो या तो ये वाला, सिर्फ एक ही बार, क्योंकि ये दोनों इक्वल रिजल्ट है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1 बटे 2 बराबर m बटे 4, 2m बराबर 4, 2 बार में कट गया, m बराबर, ठीक है। तो ये हो गया किस पर आधारित, अनंत हल पर आधारित। अनंत हल पर आधारित एक और टाइप का सवाल होता है जिसमें दो पद कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा और राइट साइड वाला रिजल्ट 0 रहेगा। तो उस पर भी एक सवाल चलते हैं। चलिए P के किस मान के लिए, सब कुछ सेम सवाल, ये राइट साइड खाली देख लो। क्वेश्चन अगला, P के किस मान के लिए बना के अनंत हल होंगे। कौन सा हल, अनंत हल। अब वही चीज हम लिखेंगे, अनंत हल होने का शर्त, ये तो लिखेंगे ही। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो बात, ये तो ठीक है, ये भी दिया है और ये तीसरा मान जो है वो 0 बटे 0 दिया है। तो 0 बटे 0 या इस 0 बटे 0 का को अपरिभाषित माना गया है। क्या माना गया है, अपरिभाषित या अनिर्धार्य रूप इसको बोलते हैं। तो इस स्थिति में 0 बटे 0 को हम लोग नहीं लेंगे, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे शून्येतर मान के लिए, ब्रैकेट में ये लिख देना।
शून्यतर यानी शून्य को छोड़ करके, ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्य यदि रहेगा तो तीसरा कंडीशन C1/C2 हम लोग नहीं देंगे। तो A1/A2 हो गया 3/6, B1/B2 हो गया 2P/8। चलो इसको कैलकुलेट कर दो। 12P बराबर 24, कोना कोनी गुना कर दिए, 12 दूनी 24, P बराबर 2। समझ गए? चलिए, ये थोड़ा सा पिछले से अलग था क्योंकि राइट साइड में इसमें 0 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे? समीकरण है आपका x प्लस m प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5 m प्लस 1 इंटू x प्लस 9y इक्वल टू 8m प्लस 8m माइनस 1। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। क्या कह रहा है? अनंत हल। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में अनंत हल होने का शर्त। अनंत हल होने का शर्त A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मान बैठाते हैं। x का गुणांक यहाँ कितना है? 1। तो 1/m प्लस 1। इधर देखो बीच वाला y का गुणांक m प्लस 1/9 बराबर C1/C2 5/8m माइनस 1। राइट। अब शुरू वाला ये दोनों लेकर के चलो, फिर लास्ट वाला ये दोनों लेकर के चलो, क्योंकि m इस दोनों में भी है, इस दोनों में भी है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। 1/m प्लस 1 बराबर m प्लस 1/9 और एक पार्ट हो गया m प्लस 1/9 बराबर 5/8m माइनस 1। ठीक। आप तीसरा कंडीशन भी ले सकते हो, पहला बराबर तीसरा भी, बट कोई दो को आपको लेकर के चलना है। पहले हम लोग इसको हल करते हैं। जब 1/m प्लस 1 बराबर m प्लस 1/9, इसको कैलकुलेट करो भाई। m प्लस 1 2 बार होता है, प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 9 को भी इधर ले आते हैं। m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 बराबर 0। चलो ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको हल करते हैं हम लोग। 4m माइनस 2m माइनस 8 बराबर 0। यहां लिखते हैं m प्लस 4 माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। m प्लस 4 m माइनस 2 बराबर 0। m बराबर माइनस 4 m बराबर 2। ठीक।
ठीक है, ये m का मान निकल गया। m का मान कितना निकला? 2 को मान निकला। अब इस चीज को भी लेकर के चलेंगे और देखेंगे इससे m का मान क्या क्या निकलता है। चलते हैं, ये लिखे जब m + 1/9 5/8 m - 1। चलिए गुना तो नहीं गुना करते हैं। m + 1 × 8m - 1 = 9 बचे 45। चलिए गुना करते हैं। 8m² - m + 8m - 1 -45 बराबर 0। 8m² - 1 + 7m 45 × 1 = 46 बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा ये करते हैं। ये हो गया 8m² + 23m - 16m - 46 बराबर 0। गुणनखंड जैसे बनाते हैं, इस दोनों को गुना करके आपको 2 ऐसा खंडन बनाना है जिसको घटाने पर 7 हो जाए। तो 23 और 16, 23 में 16 जाएगा तो 7m हो जाएगा। मतलब गुणनखंड जैसे आप लोग पढ़े हो द्विघात में, वैसे ही ये हम डायरेक्ट कर दिए, ज्यादा डिटेल इसमें करेंगे नहीं। m कॉमन, इसमें 2 कॉमन, 2 × 8 = 16 23 8m + 23, इसको 2 पार्ट में 8m + 23 बराबर 0। m का मान हो गया -23/8 और दूसरे पार्ट में चलते हैं। m - 2 बराबर 0, m बराबर 2। तो इसमें भी m का 2 मान निकला। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि देखो दोनों मान में से, मतलब ऊपर में भी जो 2 मान निकला और नीचे भी 2 जो मान निकला है, उसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 2 आ रहा है। तो लिखेंगे यहां 2 उभयनिष्ठ है, इसीलिए m का जो मान हो जाएगा रियल मान वो 2 है। समझ में आ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए और आज का एक और सवाल आपको बता दें। चलिए सवाल है, ए और बी के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे? अनंत हल पर आधारित एक और सवाल है।
सवाल लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 7, a प्लस b प्लस 1 इंटू x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 इंटू y बराबर 4a प्लस 4b प्लस 1। प्लस b प्लस 1 a प्लस। चलिए ये सवाल है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट, सेकेंड। चलिए कंडीशन लिखेंगे अनंत हल होने का शर्त। अनंत हल होने का शर्त a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। मान बैठाते हैं a1 बटे a2 2 बटे a प्लस b प्लस 1, b1 बटे b2 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2 और लास्ट वाला 7 बटे 4a प्लस 4b प्लस 1। ठीक है, जैसे पिछला में किए थे, कोई इसका दो पार्ट लेकर के चलते हैं। इसका ये फर्स्ट सेकेंड और ये सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर लैंग्वेज ही लिख लेते हैं। प्रथम दो पद लेने पर तो 2 बटे a प्लस b प्लस 1, 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2। कोना कोनी गुना कर दो, ये हो गया 2a प्लस 4b प्लस 4, 3 से इधर गुना 3a प्लस 3b प्लस 3। अब सबको इधर ले आइए, आप संख्या को उधर ले आइए। 2a प्लस 4b घटाओ 3a घटाओ 3b बराबर 3 घटाओ 4 माइनस a प्लस b, है ना। 4 में 3 गया 1 b बराबर माइनस 1। इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, ये प्रथम दो पद दिए थे, अब लिखेंगे अंतिम दो पद देने के। अंतिम वाला दो 3 बटे समथिंग बराबर 7 बटे समथिंग, उसको लेते हैं 3 बटे a प्लस 2b बटे 2 बराबर 7 बटे 4a प्लस 4b प्लस 1। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। 4 दिया 12a प्लस 12b प्लस 3, 7a प्लस 14b प्लस 14। चलिए सबको इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं। ये हो गया, दिस इम्प्लाइज 12a प्लस 12b घटाओ 7a घटाओ 14b बराबर 14 घटाओ 3। 12 में 7 गया 5a 5a, 12 में 14 गया माइनस 2b बराबर 14 में 3 गया 11। समीकरण नंबर 2। अब आप लोग हल करने जानते हो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, बहुत सारा मेथड है, उससे हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। डायरेक्ट लिखते हैं 1 और 2 से। 1 और 2 को एक साथ लिख दो, माइनस a प्लस b बराबर -1
5a माइनस 2b बराबर 11। एक था, ये दूसरा। तो 2 से गुणा करते हैं, कट जाएगा, इसमें 2 से, इसमें 1 से, है ना। नीचे में 2 है तो 2 ऊपर, ऊपर में 1 है तो 1 नीचे। ये हो गया माइनस 2a प्लस 2b बराबर -2। 5a माइनस 2b बराबर 11 जोड़ने पर ये हो गया। 2 में से 5 गया, 3a बराबर 9। 3 बार में a का मान कितना हो गया 3। अब a का मान रख देते हैं। a का मान 1 में रखने पर 1 नंबर है -a प्लस b बराबर -1। a की जगह -3 प्लस b बराबर -1। ये 3 उधर चला जाएगा, b बराबर -1 प्लस 3, b का मान 2 हो गया। तो आप देख रहे हो a का मान 3 और b का मान 2। यहाँ फाइनली लिख देंगे लास्ट में a बराबर 3, b बराबर 2। क्लियर? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोग अपने अपने बुक से जो भी जितना भी आपको मान बताए हैं, अनंत हल और अद्वितीय हल, उससे संबंधित जो भी सवाल होगा उसको आप लोग जितने भी वर्क होंगे सारे पूरे कर लेंगे। ठीक है? कल से हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।